हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th का चैप्टर 11 पी ब्लॉक के तत्व। पिछली वीडियो में हमने हीरा और ग्रेफाइट की संरचना, गुण और उपयोग के बारे में जाना था। कुछ मैंने आपको रीजनिंग क्वेश्चंस भी बताए थे। मुझे उम्मीद है कि आपने वो प्रश्न पूरी तरह से हल कर लिए होंगे, है ना। और उन प्रश्नों को आपको कॉपी में लिखना है। मैं फिर से उसको रिपीट बोलती हूँ कि एक तो हीरा कठोर होता है लेकिन ग्रेफाइट मुलायम क्यों। दूसरा, हीरा विद्युत का कुचालक है लेकिन ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक क्यों। तीसरा, ग्रेफाइट का उपयोग स्नेहक के रूप में करते हैं क्यों। और एक चौथा, हीरे का उपयोग अपघर्षक के रूप में करते हैं क्यों। अपघर्षक का मतलब क्या होता है, मैं आपको इसका आंसर बोल के समझा देती हूँ। हीरा जो है वो बहुत ज़्यादा कठोर है, इतना कठोर होता है कि इसका इस्तेमाल कांच काटने में किया जाता है। तो कांच को काटने में इसका उपयोग किया जाता है, इसलिए इसको अपघर्षक कहते हैं। और रीज़न कठोर, और कठोर क्यों है क्योंकि समचतुष्फल की संरचना के रूप में होता है ये, और त्रिविम जाल पाया जाता है, इसलिए अत्यंत कठोर होता है। तो हीरा ग्रेफाइट के रीजनिंग क्वेश्चंस आपको कॉपी में कंप्लीट करना है। आज हम लोग पहले इसमें डिफरेंस पढ़ लेते हैं। हीरा और ग्रेफाइट में अंतर लिखिए, है ना। तो इसमें अंतर हम लोग लिखते हैं, बहुत ही सिंपल सा है ये अंतर। देखिए, हीरे में क्या होता है, हीरे में एक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है ना। एक कार्बन परमाणु जो होता है वो अपने से अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है, जबकि ग्रेफाइट में एक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ रहता है। हीरे में एक कार्बन अन्य 4 से जुड़ा होता है, इसलिए इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, है ना। और मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, इसलिए ये विद्युत का क्या होता है, इसलिए यह विद्युत का कुचालक होता है। याद रखना, है ना। अपन डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि हीरा विद्युत का कुचालक है, पर मैंने रीजन के साथ आपको बताया। यहाँ पर हम लिखेंगे कि ग्रेफाइट में एक कार्बन अन्य 3 कार्बन से जुड़ा होता है, इसलिए इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, और मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण यह विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, इसलिए यह सुचालक होता है। और किसका होता है समझ गए होंगे, विद्युत का सुचालक होता है। ये दो डिफरेंस आपने देख लिए। इसके बाद में हीरा कैसा होता है भैया, बहुत ज़्यादा कठोर। हीरा अत्यंत कठोर होता है, जबकि आपका ग्रेफाइट कैसा होता है, नर्म और मुलायम होता है। ठीक है, चिकना भी होता है। फिर अगली बात, हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु sp3 संकरित अवस्था में पाए जाते हैं, जबकि ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु sp2 संकरित अवस्था में पाए जाते हैं। अगली बात, हीरा पारदर्शी और चमकदार होता है, काफ़ी सुंदर होता है, पारदर्शी और चमकदार होता है। जबकि एक शब्द और यूज़ कर सकते हैं हम, ये रंगहीन भी तो होता है ना। फिर ये जिस कलर के पास जाता है या जिस प्रकाश में इसको रखा जाता है, ये उनको रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए हमको सुंदर आकर्षक दिखाई देता है। जबकि बेचारा आपका ग्रेफाइट काला या कैसा, धूसर, यानी कि ग्रे कलर का होता है, धूसर रंग का होता है ना। फिर अगला अंतर हम लोग लिखते हैं कि जो कार्बन है या हीरा जो है, इसका घनत्व बहुत अधिक होता है ना। जबकि ग्रेफाइट में क्या होता है कि इसका घनत्व हीरे की तुलना में बहुत कम होता है। तो ये कुछ अंतर है हीरा और ग्रेफाइट में। ये कार्बन के 2 हम लोगों ने अपरूप पढ़े, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय अपरूप में हमने 2 पोर्शंस कंप्लीट किए, हीरा ग्रेफाइट। लेकिन आपको याद हो तो एक तीसरा अपर रूप भी है, फुलेरीन, तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। आप लोग अगला प्रश्न लिखिए कि फुलेरीन क्या है, फुलेरीन क्या है, इसकी संरचना को समझाइए, है ना। तो याद रखना कि फुलेरीन क्या चीज़ होती है। फुलेरीन कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा पहले से जानकारी नहीं थी, इसको अभी अभी खोजा गया है। तो एक आर्किटेक्चर थे बकमिंस्टर फुलेर, है ना। ये एक आर्किटेक्चर थे, आर्किटेक्चर मतलब कि वास्तुशिल्पी, मतलब बहुत अच्छे अच्छे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के डिज़ाइन को ग्राफिक करने वाले या डिज़ाइंस बनाने वाले।
तो बकमिंस्टर फुलेर ने एक बहुत ही बढ़िया एक आर्किटेक्चर का नमूना प्रस्तुत किया था। जोडेसिक सीक्वेंस में उन्होंने एक बहुत बढ़िया सी बिल्डिंग बनाई थी जिसका डिज़ाइन फुटबॉल के जैसा था। तो जो फुलेरीन होता है उसके बारे में सबसे पहले ये बकमिंस्टर फुलेर के नाम के आधार पर ही फुलेरीन की संरचना को रखा गया था। फुलेरीन का नाम भी इन्हीं के नाम पर पड़ा था। तो आखिर फुलेरीन होता क्या है? तो ये कार्बन परमाणुओं का समूह होता है, कार्बन परमाणुओं का समूह, है ना, क्लस्टर बोलते हैं इसको हम, जिसका अणु सूत्र C60, C70, 80, 100 और 120 होता है, जिनमें से सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध फुलेरीन है वो C60 है, कार्बन 60। तो कार्बन 60 जो होता है ये एक ऐसा फुलेरीन है जिसमें 6 कार्बन परमाणु युक्त रिंग पाई जाती है, 6 कार्बन परमाणु युक्त वलय प्रेजेंट होते हैं कुछ, और कुछ 5 कार्बन परमाणु युक्त वलय पाए जाते हैं। और फुलेरीन की संरचना बकी बॉल के समान होती है, जैसे फुटबॉल होती है उसी की जैसे एक बकी बॉल नाम की बॉल होती है और उसकी तरह वो दिखाई देता है। तो फुलेरीन की हम लोग संरचना देखें, लेकिन संरचना देखने के पहले हम इसका एक उपयोग भी देख लेते हैं कि फुलेरीन जो होता है इसका उपयोग कैंसर और एड्स के उपचार में देखा गया है ना, कैंसर और एड्स के उपचार में होता है। तो कैसी होती है इसकी संरचना? मुख्य रूप से इसकी संरचना इंपॉर्टेंट है। देखिए आप लोग चाहें तो मेरे साथ साथ बनाइएगा ये चित्र, आप चाहें तो वीडियो की स्पीड को स्लो कर सकते हैं और आप साथ ही साथ बनाते जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग 5 कार्बन परमाणु युक्त एक रिंग बनाएंगे इस प्रकार से, और फिर इसमें ऐसे इनके जोड़ों को ऐसे जोड़ देंगे। उसके बाद में ये देखिए ये बेंजीन के जैसी हेक्सागोनल रिंग आपको नजर आ रही है, यानी षटकोणीय रिंग हमको बनाना है, ऐसे षटकोण जैसी आकृति बनानी है हमको इस प्रकार से। ये कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया है, ऐसे, है ना, और ये इस प्रकार की संरचना और ये ऐसे, ठीक है। तो ये पंचकोणीय रिंग हो गई, है ना। मैंने आपको बताया ना कि इसमें कार्बन के वलय प्रेजेंट होते हैं, 6 कार्बन परमाणु युक्त वलय कितने दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5, और 5 कार्बन परमाणु युक्त वलय अभी फिलहाल तो एक है, लेकिन और जब डिटेल में बनाते हैं तो बहुत सारे इसमें वलय पाए जाते हैं, 1 2। अब देखो ये जो इनके कॉर्नर्स हैं, इन कॉर्नर्स को आपस में इस तरह से हम लोग ऐसे मैच कर देते हैं, है ना, ऐसे यू। अब क्या करेंगे? अब हम इन सबको जोड़ देंगे, इन संरचनाओं को इस प्रकार से। ये तो आपको लग रहा है कि फुटबॉल जैसी संरचना बन गई, है ना। तो ये फुटबॉल जैसी संरचना नहीं है, ये बकी बॉल जैसी संरचना कहलाती है। अभी परफेक्टली गोल नहीं बना है, आप लोग इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करके अच्छे से बना लीजिएगा, है ना। तो ये है आपका फुलेरीन। बकमिंस्टर फुलेर ने इसको सबसे पहले बताया था, और इसका सामान्य मिनिमम अणु सूत्र C60 होता है, और इसमें 60 कार्बन परमाणु मिलकर एक फुलेरीन का अणु बनाते हैं। 60 के अतिरिक्त 70, 80, 100 या 120 अणु भी हो सकते हैं। और इसमें एक चीज़ और है कि यहाँ पर देखिए जो इनके जॉइंट्स होते हैं, यहाँ पर कार्बन परमाणुओं को आपको ऐसे शो करना है ना। तो आप लोग चाहें तो पेंसिल से या ब्लू या ब्लैक कलर के पेन से आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं, है ना। तो अगर ऑब्जेक्टिव में आ गया कि कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूपों के नाम लिखिए, तो कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप कौन कौन हैं? हीरा, ग्रेफाइट और ये फुलेरीन, ठीक है। फुलेरीन की संरचना आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो कार्बन होता है, इस कार्बन के अंदर कुछ और भी यौगिक होते हैं। एक और छोटा सा प्रश्न हम लोग देखते हैं फुलेरीन के अलावा, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? शुष्क बर्फ क्या है ना। वैसे तो वो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है, आप सभी जानते हैं कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, ठोस CO2 को शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस कहते हैं, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड जनरली कौन सी अवस्था में पाई जाती है? गैस अवस्था में। लेकिन जब गैसीय कार्बन डाइऑक्साइड को -78.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा करते हैं तो वो ठोस में परिवर्तित हो जाती है ना। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग शुष्क बर्फ कहते हैं। और शुष्क बर्फ किस काम में आती है? तो इसके उपयोग हम लोग को याद रखना है। एक तो
ये भोज्य पदार्थों के परिरक्षण में, परिरक्षण मतलब कि प्रिजर्वेशन में, है ना, भोज्य पदार्थों के परिरक्षण में, जैसे फ्रीजर या फ्रीज के अंदर अपन भोजन रखते हैं तो वो खाना खराब नहीं होता है, तो ड्राई आइस का भी मुख्य उपयोग यही है कि प्रशीतक का कार्य भी करता है ना। तो भोज्य पदार्थ के परिरक्षण में, दूसरा शब्द मैंने यूज किया प्रशीतक के रूप में, है ना, बर्फ के जैसा होता है ये, तो प्रशीतक के रूप में। इसके अलावा सर्जरी या शल्य क्रिया होती है, उसमें निश्चेतक के रूप में भी इसका इस्तेमाल कई बार किया जाता है। निश्चेतक का मतलब क्या होता है, ऑपरेशन किया जाता है, सर्जरी की जाती है, उस समय पेशेंट को बेहोश करना होता है, तो तब भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लगभग हमने कुछ टॉपिक यहाँ पर क्लियर किए हैं। अब आगे हम लोग कार्बन और सिलिकॉन में अंतर, और एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस है लेकिन सिलिकॉन डाइऑक्साइड ठोस, उसको देखते हैं। तो अब हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न कि कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस है लेकिन सिलिकॉन डाइऑक्साइड ठोस, ऐसा क्यों, है ना। बहुत छोटा सा रीजनिंग प्रश्न है कि कार्बन डाइऑक्साइड तो गैसीय अवस्था में पाया जाता है लेकिन सिलिका या सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो होता है वो ठोस अवस्था में पाया जाता है, क्यों। तो बहुत सरल सा हम इसका उत्तर समझेंगे कि देखिए कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 4, इसी तरह से अगर अपन सिलिकॉन की बात करें तो परमाणु क्रमांक 14 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 4, यानी कार्बन और सिलिकॉन दोनों के ही बाह्यतम कक्षा में 4 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, इसके बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहे हैं। तो देखिए कार्बन के पहले कोश में, दूसरे कोश में तो 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी संयोजकता कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन के संयोजकता कोश में ये 6 और इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन हैं। अब इनको अष्टक पूरा करना है, तो ऑक्सीजन को अष्टक पूर्ण करने के लिए सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता है। इस ऑक्सीजन को भी अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, और कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, इसको 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि कैसे इन्होंने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की। और जब भी कभी द्विबंध बनते हैं, यहाँ पे साझेदारी में दोनों बंध आ गए यहाँ पर कुल मिलाकर, तो जब कभी भी द्विबंध, याद रखना द्विबंध या त्रिबंध होते हैं तो वो बंध हमेशा दुर्बल होते हैं और उनको हम कहते हैं दुर्बल वॉन डर वाल्स बल। और जिनमें दुर्बल वॉन डर वाल्स बल पाए जाते हैं वो गैसीय अवस्था में होता है, इसलिए हम कहेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। जबकि सिलिकॉन डाइऑक्साइड में यदि हम देखें तो सिलिकॉन के पहले कोश में तो 2 हैं, है ना, दूसरे कोश में 8 और अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो सिलिकॉन जो होता है ना वो इस तरह की संरचना बनाता है ना। तो प्रत्येक सिलिकॉन से 2 ऑक्सीजन इधर जुड़े हुए हैं, 2 इधर जुड़े हुए हैं, भले ही ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये देखिए इसकी संरचना किस तरह की होती है। ये संरचना कहलाती है समचतुष्फलकीय। और समचतुष्फलकीय संरचना के साथ साथ इसमें एक प्रकार का नेटवर्क आपको दिखाई दे रहा है, जाल दिखाई दे रहा है, जैसे कि हीरे की संरचना में था। तो इनमें एकल बंध होते हैं, प्रबल सहसंयोजक बंध होते हैं और वो त्रिविम जाल बनाते हैं, इसलिए ये ठोस है। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड में द्विबंध होते हैं जो दुर्बल वॉन डर वाल्स बल कहलाते हैं, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना। तो बहुत छोटा सा रीजनिंग क्वेश्चन था। एक और हमारा प्रश्न है कि कार्बन और सिलिकॉन में अंतर लिखिए, है ना। वैसे एक अंतर तो यह है कि कार्बन का जो ऑक्साइड है वो गैस है और सिलिकॉन का जो ऑक्साइड है वो ठोस है। अगला हमारा प्रश्न है कार्बन सिलिकॉन में डिफरेंस। तो देखिए कार्बन काले रंग का होता है, आप सबने ग्रेफाइट देखा हुआ है, जबकि सिलिकॉन भूरे रंग का ठोस पदार्थ होता है। कार्बन का अपर रूप ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। वैसे तो कार्बन अधातु है, कार्बन को विद्युत का कुचालक होना चाहिए, पर ग्रेफाइट इसका अपवाद है जो विद्युत का सुचालक है। और क्यों है, सभी जानते हैं कि उसके बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन, कार्बन ग्रेफाइट के अंदर 1 कार्बन अन्य 3 कार्बन से जुड़ा होता है, तो सभी के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, अपन इसके बारे में बात कर चुके हैं। सिलिकॉन विद्युत का कुचालक होता है। अगली बात, कार्बन के संयोजकता कोश में रिक्त डी कक्षक नहीं पाया जाता। आपने देखा यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब भी हम लिखते हैं कार्बन का, यदि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो 1s2 2s2 2p2, तीसरा कोश ही नहीं है, तो इसमें डी कक्षक अनुपस्थित होता है, जबकि सिलिकॉन में रिक्त डी कक्षक उपस्थित होता है। ये भी एक कारण है कि सिलिकॉन की यौगिक जो सिलिकॉन का जो टेट्राक्लोराइड है वो पाया जाता है। फिर कार्बन के क्लोराइड का जल अपघटन नहीं होता, ये प्रश्न तो हमने अलग से हल भी किया है, जबकि सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड का जल अपघटन हो जाता है। रीजन क्या है, डी कक्षक की उपस्थिति। ठीक है, फिर आते हैं हम कि कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, यानी इसमें द्विबंध और त्रिबंध उपस्थित होते हैं, ये एक से ज़्यादा बंध बनाने की क्षमता रखता है।
नॉर्मल रूप आइसो रूप में पाया जाता है, जबकि सिलिकॉन में श्रृंखलन का गुण नहीं पाया जाता। तो ये छोटे छोटे से अंतर हैं जिन्हें आप बहुत अच्छे से हल कर सकते हैं।